एग्रीकल्चर की ओर। भारत में कृषि कहा जाता है, यह प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, प्राइमरी सेक्टर का विषय है। प्राइमरी सेक्टर जहां कच्चे मालों की प्राप्ति हो और जहां श्रम अधिक हो, पूंजी कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। और भारत में कृषि की बात है तो कृषि के कई एक प्रकार होते हैं। भारत में कृषि के कई एक प्रकार, जैसे पूछ लिया जाता है कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या होती है? आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो आदिम कालीन निर्वाह कृषि वैसी कृषि है जो आदिवासियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा किया जाता था। मतलब यहां किया खेती, ये भूमि अनुर्वर हो गया तो फिर ऑलरेडी यहां का जंगल काटकर फिर यहां खेती योग्य बनाया, फिर यानी जंगल को काटकर यानी पर्यावरण को नुकसान कर खेती करना, इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसमें 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद अनुर्वर भूमि को छोड़कर नए भूमि की तलाश करता है और कम पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में इसे विभिन्न नामों के माध्यम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत में और विश्व में कई एक नामों से इसे जाना जाता है। जैसे 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 पूछेगा आपको वियतनाम और लाओस में क्या कहा जाता है? वियतनाम लाओस में रे बोला जाता है, रे, याद रखना है, रे। कांगो में क्या बोला जाता है? तब मसोले बोला जाता है। कांगो और जायरे में क्या बोला जाता है? मसोले, स्थानांतरित कृषि को। पश्चिमी अफ्रीका में क्या बोला जाता है? लोगन, लोगन बोला जाता है, लोगन। मैक्सिमो में क्या बोला जाएगा? कोनुल बोला जाएगा, कोनुल। और मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देश में मिल्पा बोला जाता है, मिल्पा, मिल्पा, मिल्पा। और फ्रांस में क्या बोला जाता है? इचाली। फ्रांस में क्या बोला जाएगा? इचाली, इचाली। युगांडा में क्या बोला जाएगा? युगांडा में बोला जाएगा चेते नीनी, चेते नीनी। म्यांमार में क्या बोला जाएगा? तुंग्या। म्यांमार में क्या बोला जाएगा जी? तुंग्या। जावा और मलेशिया में क्या बोला जाएगा? लदांग। जावा मलेशिया में लदांग बोला जाएगा, याद रखना है। और जावा इंडोनेशिया में क्या बोला जाएगा? तो हुमा, हुमा बोला जाएगा। जावा इंडोनेशिया में हुमा बोला जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या बोला जाएगा? फैगे, फैगे बोला जाएगा, फैगे। और श्रीलंका में चेन्ना बोला जाता है, चेन्ना। अब वेनेजुएला में कोनकू। यहीं से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड में स्थानांतरित कृषि का नाम वेनेजुएला में क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, जिसको हम लोग ध्यान देंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है गहन कृषि क्या है? गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि में होता क्या है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अधिक हो और किसानों के पास छोटा जोत उपलब्ध हो, छोटा जोत, कृषि का टुकड़ा,
तो वहां पर किसान क्या करता है, अच्छा बीज देगा, अच्छा उर्वरक देगा, अच्छी सिंचाई देगी, अच्छा श्रमिक देगा और प्रति हेक्टेयर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसी को गहन कृषि कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, इसी को क्या बोला जाता है, गहन निर्वाह कृषि। याद रखेंगे। पारंपरिक कृषि क्या होता है? पारंपरिक कृषि वैसी कृषि है जिसमें पारंपरिक तकनीकी का यूज किया जाता है, आधुनिक तकनीकी का अभाव होता है। खुरपी हो गया, हल हो गया, कोई नए चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये पारंपरिक तरीके से खेती होती है जहां ज्ञान और पूंजी का अभाव होता है। इसी को पारंपरिक खेती बोला जाता है। याद रखना है। इसमें परिवार के लोग मिलकर खेती करते हैं, पशुओं का भी सहारा लेते हैं। तो ये पारंपरिक खेती हो गया, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, वाणिज्यिक कृषि। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है? वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है, हमारा मकसद है कि अपने के साथ साथ बाजार में बेचने के लिए कृषि उत्पाद करना। मतलब बाजार में एग्रीकल्चर से लाभ कमाना। इसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसका मकसद अधिक से अधिक धन कमाना एग्रीकल्चर के माध्यम से। इसमें नकदी फसल पर जबरदस्त जोर दिया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी चीजों पर विशेष जोर दिया जाएगा। मिश्रित कृषि क्या है? भारत में मिश्रित कृषि है, याद रखिएगा, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। किसानों की आवश्यकता पशुपालन के द्वारा पूरा होता है और पशुओं की भोजन की व्यवस्था खेती से हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। इसी को ऑलरेडी मिश्रित कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि क्या होता है जी? रोपण कृषि में पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, याद रखना है। इसमें स्किल मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है, परिवहन पर ध्यान दिया जाएगा, सिंचाई पर ध्यान दिया जाएगा, तकनीकी पर ध्यान दिया जाएगा, मशीन पर ध्यान दिया जाएगा, उर्वरक पर ध्यान दिया जाएगा। दलित रोपण कृषि, याद रखिएगा। इस प्रकार का कृषि हम हिमालयी क्षेत्र में देखते हैं और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखेंगे, अन्नामलाई क्षेत्रों में देखेंगे, कार्डेमम हिल्स में देखेंगे। ब्राजील के कॉफी के बागान में इसी तरह का कृषि होती है। चाय बागान में हमारे यहां इसी तरह का कृषि होगा, याद रखिएगा, रोपण कृषि। चलो तो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि अन्य कृषि और क्या है? डेयरी कृषि क्या होता है? डेयरी कृषि वैसी कृषि है जिसको जैविक कृषि कहा जाता है, जिसमें ऑलरेडी क्या होता है कि पशुपालन पर विशेष बल दिया जाता है। पशुपालन पर भूमध्य सागरीय में उद्यान कृषि होता है, मतलब लताओं की खेती होती है यहां पर, याद रखना। लताओं, पेड़ पौधा नहीं, लताओं की खेती, जैसे अंगूर की खेती। कहां? भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर। सहकारी कृषि में ऑलरेडी किसान मिलकर खेती करते हैं, याद रखना, ये सामुदायिक कम्युनिटी एग्रीकल्चर होता है। और ट्रक फार्मिंग में सघन कृषि होती है, ध्यान में रखना है, यानी उपलब्ध भूमि का सघनतम उपयोग किया जाता है इसमें। और इसमें संगठन से सहयोग लेकर, अधिक पूंजी लगाकर, उन्नत तकनीकी और कुशल प्रबंधन के माध्यम से उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, याद रखिएगा। इसका मकसद है कि जो भी उत्पादन करेंगे वो बाजार में डायरेक्ट खेत से बाजार जाएगा।
और अधिक से अधिक इनकम होगा, लोगों के बीच में बांटा जाएगा। दैट इज द ट्रक फार्मिंग, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर, अमित कुमार। हाँ, कहता है कि विश्व का सबसे बड़े भूमि कृषि क्षेत्र वाले देश, यानी भारत में सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र है, याद रखिएगा। दूसरा अमेरिका है, तीसरा चीन है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, और ऑलरेडी पूछेगा तोंग्या सिस्टम क्या होता है, तोंग्या प्रणाली कृषि क्षेत्र में क्या होती है। तो पेड़ को कतार में लगाकर या पेड़ को कतार में लगाकर फल उत्पादन करने की प्रक्रिया को तुंग्या सिस्टम कहा जाता है। इसमें पेड़ को कतारों के मध्य फसल उगाने की बात हो तो कतार वाला पेड़ हो गया, इसके बीच फसल का उत्पादन करेगा, गन्ना लगा देगा, कुछ लगा देगा, कोई और फसल लगा देगा, जौ लगा देगा, सरसों लगा देगा, इसी को तुंग्या एग्रीकल्चर कहा जाता है। मतलब पेड़ों के बीच में खेती करना, या दिस इज द तुंग्या प्रणाली। पूछेगा तुंग्या प्रणाली का संबंध किससे, तो एग्रीकल्चर से, ध्यान में रखना है। चलो अब आइए फसल का बताइए आप कुछ क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति भारत में कृषि की उपलब्धता कितनी है, कौन बताएगा। प्रति व्यक्ति भारत में कृषि की उपलब्धता कितनी है। 0.10 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि है भारत में, याद रखिएगा। बिहार में कितना है, तो 0.74 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, याद रखेंगे। सर्वाधिक किस जिला में है, तो 5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, कहाँ, तो नागालैंड। सबसे कम कहाँ है, तो 0.37 प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, कहाँ, तो केरल। तो प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता सर्वाधिक कहाँ, नागालैंड। सबसे कम कहाँ, केरल। बिहार में कितना, 0.74। भारत में कितना, 0.10। विश्व में कितना, 4 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, 4 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, याद रखिएगा। जमीन है कृषि योग्य, याद रखिएगा। चलो अब आपसे पूछेगा कि फसल का वर्गीकरण कीजिए। मतलब खाद्यान्न फसल किसको कहा जाता है, तो चावल, गेहूं, मक्का, जौ खाद्यान्न फसल कहलाता है। पूछेगा कुल खाद्यान्न का उत्पादन भारत में कितना, तो 332 मिलियन टन। आगे सरकार 25-26 के लिए कितना अनुमान लगाई है, तो 353 मिलियन टन। वास्तव में इतना उत्पादन है और यहां आगे बढ़ने की इतना संभावना है, याद रखिएगा। 332 मिलियन टन अभी का उत्पादन है भारत का कुल खाद्यान्न का, और 353 होने की संभावना है। चावल कितना, तो 149 मिलियन टन। गेहूं कितना, तो 117 मिलियन टन, याद रखना है। और मक्का कितना, तो 422 लाख मिलियन टन। जो आता पता नहीं, नॉट अवेलेबल। चलो मोटा अनाज में ज्वार, रागी, बाजरा आता है, कितना उत्पादन होने की संभावना है, तो 52 मिलियन टन। मोटा अनाज 52 मिलियन टन, याद रखिएगा। दलहन कितना, तो 24 मिलियन टन। तिलहन कितना, तो तिलहन जो हमारा हो जाएगा वो 39 मिलियन टन। ये कुल उत्पादन है भारत का, याद रखिएगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन। पूछेगा बागानी फसल में क्या क्या आएगा, तो चाय, कॉफी, रबड़, कोको, ये सारा बागानी फसल में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है।
पेय फसल में कौन आएगा? तो चाय और कहवा आएगा जो पीने योग्य हो। रेशेदार फसल क्या? जूट और कपास। बताइए 1 केजी कपास बराबर 1 गांठ कपास बराबर कितना केजी कपास? 170 केजी कपास, याद रखिएगा। और 1 गांठ जूट इक्वल टू कितना केडी जूट? एक एक सौ सौ उनासी 180 केजी, याद रखिएगा। 180 केजी, याद रखिएगा। और 1 बैरल बराबर कितना लीटर तेल? 159 लीटर, याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। आगे आगे हम चलते हैं कि कृषि संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान पूछेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ? तो रोम, इटली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य संकट से संबंधित रिपोर्ट यही जारी करता है, याद रखिएगा। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ? तो लागोन, नाइजीरिया। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो मनीला, फिलीपींस। बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है जी? कटक, ओडिशा। कटक, बहुत बढ़िया। चलो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। पूछेगा कि स्वर्णिम अर्धचंद्र क्या है? स्वर्णिम अर्धचंद्र क्या होता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र का मतलब होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में वैसा क्षेत्र जहां अफीम का उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वर्णिम अर्धचंद्र बोलते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र, गोल्डन सेमी मून बोला जाता है, या इस पोजीशन में, इस पोजीशन में है ना। इधर हो गया ईरान, इधर हो गया अफगानिस्तान, इधर हो गया पाकिस्तान। तो ये तीनों मिलकर ऑलरेडी अफीम का उत्पादन जबरदस्त करता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। पूछता है कि सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई किस देश में होता है जी? भारत। भारत। वर्षा मापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है? रेन गेज। रेन गेज, याद रखना है। चलिए, जहां 200 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पर किस तरह का वन पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय सदा बहार वन। जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर पाया जाएगा वहां पर कौन सा वन पाया जाएगा? बोलिए। पर्णपाती। हाँ, पर्णपाती वन सर। मानसूनी वन। नहीं, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र पर्णपाती मॉनसूनी वन। समझ गए? आर्द्र होगा इसमें, आर्द्र। शुष्क क्या हो जाएगा? जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती हो उसे उष्णकटिबंधीय शुष्क मॉनसूनी पर्णपाती वन बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए, और जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम तो कौन वन? मरुस्थलीय वन। समुद्र वाले तट में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। सर्वाधिक वन भारत में किस प्रकार का वन है? बोलिए।
पर्णपाती सर, मानसून उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। हाँ, अब बताइए पहाड़ के ऊपर 3000 से लेकर 3900 मीटर के ऊंचाई पर कौन सा वन पाया जाएगा? पर्वतीय वन। भारी अल्पाइन वन। कैसा वन? अल्पाइन वन, है ना? अल्पाइन पर्वतीय वन, याद रखिएगा। चलो ठीक है। अल्पाइनर तो कौन धारी बन हुआ है सर? ना, कोणधारी ऑलरेडी इसके जस्ट सटा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखिए, कहता है कि विभिन्न प्रकार का जो फसल है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन है जानना चाहिए। चावल में पहला कौन? चीन। दूसरा? भारत। तीसरा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। चलो, गेहूं में नंबर 1 कौन? चीन। चाइना। दूसरा? दूसरा भारत। तीसरा? रूस। तो बताइए चावल और गेहूं में भारत का स्थान कैवां? दूसरा। दूसरा, याद रखिएगा। बताइए मक्का में पहला स्थान किसका? अमेरिका। पक्का यूएसए। लेकिन मक्का के उत्पादकता में नंबर 1 स्थान किसका? भारत का। बिहार का सर। बिहार का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। चलिए, ज्वार सर्वाधिक कहाँ होती है? नाइजीरिया। नाइजीरिया। दलहन सर्वाधिक कहाँ होता है? दलहन भारत। फिर भी देखिए भारत दाल का निर्यात खूब करता है। फिर भी भारत दाल का निर्यात खूब करता है। चलो, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? ब्राजील। ब्राजील। सूरजमुखी का तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? रूस। अभी देखिए यूक्रेन में जो संकट आया तो क्या बोला कि भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी का तेल का सप्लाई यूक्रेन ही करता है। याद रखिए, सूरजमुखी का जबरदस्त उत्पादन करता है। चलिए ऊपर किया जाए। चलिए, पूछेगा गन्ना में नंबर 1 कौन? गन्ना ब्राजील। 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 तो बताइए आप कि बताइए गन्ना में नंबर 1 राज्य कौन? यूपी। गन्ना भारत में सर। हाँ, गन्ना में यूपी से। यूपी। यूपी। हाँ, तो बताइए चीनी में कौन? सर चीनी चीनी में महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। गन्ना में नंबर 1 यूपी और चीनी में महाराष्ट्र। गुड़ में कौन? वही यूपी सर। यूपी। इसी को खंडसारी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। चलो अगला पॉइंट। चलिए, पूछेगा आपसे प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? चीन। चीन में सर। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? चीन। चीन। सेब का उत्पादन कहाँ? चीन में। चीन। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? भारत। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? इंडोनेशिया। नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान कैवां? तीसरा नारियल। मसाला का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में? भारत में। भारत में, याद रखना है। ऊपर कीजिए। चलो देखो, पूछेगा चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? चीन। चलो,
हरा कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? कॉफी ब्राजील। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? तंबाकू चीन। अब भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में? तंबाकू सर आंध्र प्रदेश। गुजरात। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, रबड़ रबड़ जो है का सर्वाधिक उत्पादन कौन? रबर थाईलैंड। थाईलैंड। अब भारत का स्थान कैमा? सर भारत चौथा। स्थान। पांचवा हो गया। कोडेडी आइवरी हो गया चौथा स्थान, याद रखिएगा। चलो, कोकोजा कोकोआ कोकोआ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? ब्राजील सर, कोको होगा मतलब। आइवरी कोस्ट। कोकोआ जो होता है भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है जी? कोको है कर्नाटक। क्या सर? कोको हाँ, चॉकलेट, चॉकलेट बनता है इससे। देखिए सर्वाधिक है भारत में केरल। भारत में सर्वाधिक कोकोआ का उत्पादन कहाँ? केरल। और ऐसे वर्ल्ड में कोकोआ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? आइवरी कोस्ट, अफ्रीका, याद रखिएगा। उसके बाद घाना, इसका चॉकलेट बनता है, याद रखिएगा। ये कहवा से अलग है, याद रखेंगे। चलिए, ये स्टेट का जबरदस्त क्वेश्चन है, टीचर का हमेशा ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, पशुपालन की क्या स्थिति है? तो पूछेगा कि पशुपालन किस सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर की सेकेंडरी सेक्टर? प्राइमरी। प्राइमरी से। बिहार में कितना पशुओं की संख्या है? 3.2 करोड़। 3.25 करोड़, याद रखिएगा। यहाँ 12 करोड़ 13 करोड़ आदमी है, तब 25% जानवर भी है। चलो, उसका सर्वाधिक दुधारी पशु और पशुधन वाला देश कौन? चीन सर। भारत। 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 बताओ, भारत कब से दूध का उत्पादन में नंबर 1 है? 1998। 1998 से लगातार भारत नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। दूध उत्पादन में नंबर 1 कौन देश? भारत। इंडिया। और नंबर 2? यूएसए। अमेरिका, याद रखना। चल, नंबर 3 को छोड़ दीजिए। चल, अन्य क्रिया में कहा जाता है कि बताओ, मत्स्य पालन जो है ऑलरेडी कहां पर होता? मत्स्य पालन समुद्र के हाँ, होता है देखो, शायद। देखिए मत्स्य पालन वहां बड़े होगा जहां गर्म होता जल है उस। जहां गर्म जल और ठंडा जल मिलेगा, वहीं पर मत्स्य पालन सर्वाधिक होगा, याद रखिएगा। वहीं पर प्लैंकटन का विकास होगा। प्लैंकटन ही भोजन होता है मछली का, तो जहां प्लैंकटन होगा वही मछली डेवलप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जहां ठंडी जलधारा गर्म जलधारा मिलती हो तो वहां पर मछली का जबरदस्त उत्पादन होता है, जैसे डॉगर बैंक। चलो, अगला तो हो गया ये प्लैंकटन। देखिए, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा दिया। मत्स्य उत्पादन के भारत का स्थान कैमा? तीसरा। दूसरा सर, चीन का तीसरा। पहला। हाँ, चीन का पहला हो गया है, भारत का अब दूसरा हो गया है, तीसरा से दूसरा हो गया, याद रखिएगा। चलिए, रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान कैमा? दूसरा। पहला कौन? चीन। चीन, याद रखिए। भारत में रेशम के कितने प्रकार पाए जाते हैं? चार चार सर चार। 3 प्रकार। 4। चार। कौन कौन? मलबरी, मलबरी हो गया, तसर। तसर हो गया, तसर। ईडी हो गया और मोगा हो गया। बोलिए, तसर प्रकार। भागलपुर। हाँ, तसर प्रकार का रेशम कहाँ?
बिहार भागलपुर। भागलपुर। और ईरी प्रकार का रेशम कहाँ? सर भागलपुर में है सर। न, पूर्णिया। पूर्णिया याद रखिएगा, पूर्णिया। चलो, और ऐसे राज्य में कहाँ? तो असम में। चलिए ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? एग्रीकल्चर देखा, याद रखना है। एग्रीकल्चर चैप्टर को आज हमने देखा है। इसके अलावा और हम कुछ जान लेते हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से हम यह जानेंगे, क्या जानेंगे? एग्रीकल्चर में जबरदस्त समस्या है भारत में। भारत में जबरदस्त समस्या। मान लिया कि मेंस में पूछेगा कि एग्रीकल्चर भारत में कृषि समस्या क्या है, तो पहला जीवन निर्वाह कृषि पद्धति है। जीवन निर्वाह कृषि पद्धति मतलब खाली जीवन जीना है, जैसे तैसे खाकर सो जाना है। उत्पादन कैसे बढ़े इस पर ध्यान नहीं देना है। कृषि जनसंख्या पर भारी दबाव, ये कृषि का समस्या है, याद रखना है। जनसंख्या दबाव काम कर रहा है इस पर। किस पर? एग्रीकल्चर पर। तीसरा मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती जो होती है ऑलरेडी, वो भी निर्वाह कृषि हो जाती है, ये वाणिज्यिक नहीं हो पाता है। जोत का आकार छोटा होना, प्रति व्यक्ति जमीन यहाँ मात्र 0.10 हेक्टेयर है, तो ये भी एक समस्या है। और पारंपरिक तकनीक से खेती करना, पारंपरिक तकनीक, ट्रेडिशनल मेथड पर खेती करना, ये भी एक समस्या है, याद रखना है। कृषि का वर्षा पर निर्भर रहना, ये भी बड़ी समस्या है, याद रखिएगा। वर्षा होगी बढ़िया तो एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, नहीं होगा तो बढ़िया नहीं होगा। अगला, एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता, याद रखना है, ये भी एक समस्या है। और भंडारण और विपणन का अभाव, भंडारण और विपणन का अभाव मतलब कि यदि उत्पादन अधिक हो गया तो कहाँ रखे बढ़िया से, ये भी व्यवस्था नहीं है। और मार्केटिंग की भी व्यवस्था नहीं है कि लोगों को जानकारी दिया जा सके, ये भी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और कृषि कार्य को निम्न प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है, कोई कृषि करना नहीं चाहता है, याद रखिएगा। किसान बेचारा गरीब है और ऋण से कर्जा से डूबा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में अनुसंधान और विकास की कमी है, मात्र 1,23,000 करोड़ बजट है, याद रखिएगा भारत का एग्रीकल्चर में, ये ठीक बात नहीं है। अगला, खाद्य प्रसंस्करण का अभाव, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव है भारत में, याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण का अभाव है भारत में, मतलब ये कि टमाटर अधिक हो गया तो हम रोड पर फेंक देते हैं, उसको हम बढ़िया से सॉस बना सकते हैं, उसको बढ़िया से हम पाउडर बना सकते हैं और अधिक से अधिक कमी कीमत पर बेच सकते हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्था भारत में कमी देखी गई है, याद रखना है। तो ये सारा समस्या है एग्रीकल्चर का, इसे ध्यान में रखेंगे। कृषि का प्रकार को आपने पढ़ लिया है पूरी तरह, समझ गए। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि रबी फसल क्या होता है, तो वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता और फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, है ना, तिल हो गया, ये सारा जो है हमारा रबी फसल है। और इसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, रबी फसल को शीतकालीन फसल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, खरीफ फसल क्या होता है जी? खरीफ फसल क्या है? वैसा फसल जो ग्रीष्मकालीन वर्षाकालीन में बोया जाता है और शरदकालीन में काट लिया जाता है, इसी को खरीफ फसल कहा जाता है। माने मानसून जैसे आती है तो हम बो देते हैं और जाती है तो काट लेते हैं, याद रखिएगा। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, ये सारा क्या है? ये है आपका खरीफ फसल।
खरीफ फसल ध्यान में रखेंगे। जायद फसल क्या होता है? जो रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है उसे जायद फसल बोलते हैं। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सारा जो फसल है आपका जायद फसल है, इसे ध्यान में रखना है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण आइटम इतना था जहां से ऑलरेडी टच करके सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और भारत में पूछेगा आपसे चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ? तो वेस्ट बंगाल। गेहूं कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। दलहन कहाँ? तो मध्य प्रदेश। तिलहन कहाँ? तो मध्य प्रदेश राजस्थान। मोटा अनाज कहाँ? तो राजस्थान महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है। गन्ना कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। चीनी कहाँ? तो महाराष्ट्र। मसाला कहाँ? तो केरल कर्नाटक, याद रखेंगे। काजू सर्वाधिक कहाँ? महाराष्ट्र।